गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के 12th लेक्चर को पढ़ने वाले हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है किरचॉफ्स लॉ, यानी कि एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को एक्सटेंड करके किरचॉफ साहब ने अपना दो नियम दिया था, उसी को आज डील करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। हो सकता है समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन समझ में आपको आ जाएगा, हम आपको समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जिसको कहा जाता है केसीएल। केसीएल का फुल फॉर्म होगा किरचॉफ्स, इसको कहेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ कहा जाता है, या फिर इसका एक और नाम भी दिया जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन रूल। फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन रूल भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। इसे फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन रूल भी कहेंगे हम लोग। देखिए जंक्शन क्या होता है, तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दो से अधिक कंडक्टर ज्वाइन होते हैं, ठीक है ना। अ पॉइंट वेयर मोर देन two conductors और resistors ज्वाइंट, उसको क्या कहा जाता है? जंक्शन कहा जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए एक वायर ऐसे है, एक कंडक्टर ऐसे है, एक कंडक्टर ऐसे आके ज्वाइन हो गया यहां पर, और एक कंडक्टर ऐसे बाहर की तरफ निकल गया, तो कंडक्टर 1, कंडक्टर 2 और कंडक्टर 3 हो गया। तो ये जो पॉइंट हो गया, इसी पॉइंट को क्या कहेंगे हम? जंक्शन नाम दिया जाएगा, इसी पॉइंट को जंक्शन कहा जाता है। अब देखिए ये तो हो गया केसीएल में जंक्शन। अब जानते हैं कि केसीएल होता क्या है। मान लीजिए ये जो पॉइंट लिखा गया है, सपोज कीजिए इससे 2 एम्पियर आ रहा है और इससे 3 एम्पियर आ रहा है। ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट 1, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट 2 और ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट 3। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट 3 निकालने के लिए इलेक्ट्रिक करंट 1 और इलेक्ट्रिक करंट 2 को जोड़ देना होगा, यानी कि लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट 3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर और प्लस कितना 3 एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 एम्पियर। तो यहां जो I3 हुआ, यहां पर जो I3 हुआ ये आउटपुट हो गया, और I1 प्लस I2 जो हुआ इसको इनपुट कहेंगे। यानी कि केसीएल के थ्रू कह सकते हैं, केसीएल के थ्रू डिफाइन किया जा सकता है कि टोटल इनपुट ऑफ करंट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट ऑफ करंट। इसको कहा जाता है टोटल आउटपुट ऑफ करंट। जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट कर देना है, उसी को क्या कहा जाता है? किरचॉफ्स करंट लॉ कहा जाता है, यानी कि केसीएल कहा जाता है। तो टोटल इनपुट ऑफ करंट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट ऑफ करंट। अब सपोज कीजिए कि एक करंट ऐसे आ रहा है, एक करंट यहां से ऐसे आकर के यहां कंबाइन हो गया, एक ऐसे बाहर की तरफ निकल गया और एक ऐसे बाहर की तरफ निकल गया। सपोज कीजिए ये I1 है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, I2 है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, I3 है, और ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये I4 हो गया। तो टोटल इनपुट कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2, और टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा? I3 प्लस I4। इसी को कहते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ कहा जाता है कि जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होना चाहिए। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इसको अच्छे से कि द सम ऑफ करेंट्स entering the junction, the sum of current entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction, sum of current leaving the junction। जितना जंक्शन पे इनपुट हो रहा है उतना ही जंक्शन से आउटपुट भी होना चाहिए। एक और कहा जाता है कि
ऐसे ही कहा जाता है कि द सम ऑफ ऑल करेंट्स एट द जंक्शन मस्ट बी जीरो। ठीक है ना, जीरो होना चाहिए, यानी कि समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कैसे होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं, समझ जाइए। अब कह रहा है कि द टोटल इनपुट ऑफ करंट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट ऑफ करंट। जितना इनपुट हुआ उतना ही क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि एक वायर ऐसे आता, मान गए कि यहां से आ रहा है 2 एम्पियर का, एक वायर ऐसे आता 3 एम्पियर का, और एक वायर कहीं से ऐसे आते रहता नीचे से, ये 5 एम्पियर का, और सब मिलकर के एक आउटपुट बाहर की तरफ जाते रहता और बोलता कि ये I4 का वैल्यू निकालिए। तो हम लिख सकते थे टोटल इनपुट, ये जंक्शन पर देखिए कि कौन कौन करंट आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो इसको मान लीजिए I1, इसको मान लेते हैं I2 और इसको मान लेते हैं I3। तो जंक्शन पर कितने करंट आ रहे हैं, तो I1, I2 और कितना आ रहा है, I3 आ रहा है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I4 लिख देंगे हम। अब सबका वैल्यू लिख दीजिए, 2, 3, 5 और 5 10 एम्पियर, यानी कि I4 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 एम्पियर। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना इनपुट होगा उतना ही क्या होना चाहिए, आउटपुट भी होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड केसीएल। केसीएल में यही बताया गया है कि किसी जंक्शन पर जितने करंट आ रहे हो, यानी कि जितना इनपुट हो रहा हो, जितना एंटर हो रहा हो, उतना ही आउटपुट होगा, यानी कि उतना ही करंट बाहर जाने की वो कोशिश करेगा। यही था केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब इसमें एक चीज देखिए कि इसे मिटा रहे हैं हम ऊपर से, इसको एक और तरीके से किसी किसी बुक में डिफाइन किया गया है कि एक्चुअली क्या है कि अब देखना है कि केसीएल किस प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है। ठीक है ना, किस प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है। तो हम अभी पढ़े हैं, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि टोटल इनपुट ऑफ करंट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट ऑफ करंट। चार्ज को लेकर के भी डिफाइन किया जा सकता है इसे। बाबू देखना, ऐसे बोल सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज entering per unit of time is equal to the, देखना आराम से हो जाएगा, is equal to the total amount of charge living per unit of time is also called KCL। इसको भी KCL कहा जाता है, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ कहा जाता है। यानी कि जितना चार्ज जितने सेकंड में आया उतना ही चार्ज उतने ही सेकंड में बाहर निकल जाता है। यानी कि किस लॉ पर चल रहा है ये, इसको कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, कि जितना चार्ज एंटर कर रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि एक सेकंड में जितने चार्जेस एंटर कर रहे हैं उतना ही चार्ज एक सेकंड में बाहर निकल रहा है, यानी कि चार्ज कंजर्व हो गया। इसलिए इसको कहा जा सकता है कि किस चीज पर बेस्ड है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है ये। ठीक है ना। अब देखिए, सपोज कीजिए कि एक और देखते हैं कि मान गए कि एक करंट यहां से आ रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है, और एक करंट ऐसे बाहर निकल रहा है और एक ऐसे बाहर निकल रहा है। सपोज करते हैं ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, और ये दिया रहे, आपको दिया रहे कितना, 5 एम्पियर। बोले कि ये निकालो, एक्स का वैल्यू निकालो, तो टोटल इनपुट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट। तो टोटल इनपुट देखिए कितना जा रहा है, इस जंक्शन पर इनपुट कितने हो रहे हैं, 2, 3 और 4, तो 4, 3, 7 और 2 9, तो 9 एम्पियर इज इक्वल टू 5 प्लस कितना हो जाएगा, x हो गया। इसलिए x इज इक्वल टू कर सकते हैं हम 9 - 5, यानी कि 4 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर इतना।
तो इसका वैल्यू x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होना चाहिए, यही केसीएल बताता है, यही किरचॉफ्स करंट लॉ बताता है। सो अब देखिए कि अगर बाय द वे एक और चीज एक और तरीका से देखने की कोशिश करते हैं, ओवरऑल एक शॉर्ट रिकैप कर दें हम लोग। देखिए सपोज कीजिए एक जंक्शन यहां पर इलेक्ट्रिक करंट I1 आ रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट I2 जा रहा है, यहां बाहर निकल रहा है I3 और एक बाहर ऐसे जा रहा है I4। तो एक डेफिनेशन इसका क्या था कि जितना इनपुट होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, आउटपुट भी होना चाहिए। यह मैंने लिख दिया। अच्छा एक और था कि किसी जंक्शन पर सम ऑफ ऑल करंट्स कितना होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए। जैसे मान गए इसको सॉल्व अगर करें, थोड़ा सा एक्सटेंड करें, तो I1 प्लस I2 सबको इधर बुलाइए, तो माइनस I3 आप प्लस क्या कर सकते हैं I4 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं 0 लिख सकते हैं, या फिर I1 प्लस I2 प्लस इसको लिख सकते हैं माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। यानी कि समीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया 0 हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। जैसे आप समझ लो ना, देखो यहां पर कितना एंटर हो रहा था 2 3 5 और 4 9, तो 9 एम्पियर का एंटर हो रहा था और आउटपुट कितना हुआ 5 और 4 9 एम्पियर का। अगर इस जंक्शन पर सम ऑफ ऑल निकाला जाए तो जो एंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं और जो जंक्शन से दूर जा रहा है उसको निगेटिव मान करके चलते हैं। तो प्लस 9 एम्पियर और माइनस 9 एम्पियर कितना हो गया, इस पॉइंट पर 0 वैल्यू दे गया हमें। ठीक है ना। फिर से एक बार समझिए, इसे मिटा दे रहे हैं हम कि सपोज करते हैं इस एक और एग्जांपल की मदद से, यहां पर आया एक करंट आया सपोज कीजिए 10 एम्पियर का, इधर से जा रहा है 5 एम्पियर का, और एक करंट ये बाहर निकल गया जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है। तो I का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल इनपुट इक्वल टू टोटल आउटपुट। तो I क्या है, आउटपुट है, तो इनपुट कितना हो जाएगा 5 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर, यानी कि I का वैल्यू कितना हो गया 15 एम्पियर हो गया। यानी कि ये I जो हो गया कितना हो गया 15 एम्पियर हो गया। तो ये तो पहले तरीके से सॉल्व हो गया कि जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होना चाहिए। लेकिन एक और तरीका बताता है कि ये जो जंक्शन है ये पॉइंट है, यहां पर सम ऑफ ऑल करंट्स क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। तो इसके लिए देखिए जंक्शन की तरफ जो आ रहा हो, टुवर्ड्स जंक्शन जो हो, जिस इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू या जो इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन की तरफ आता हुआ दिखाई दे उसको पॉजिटिव मान करके चलते हैं, और जो अवे हो रहा हो, अवे फ्रॉम जंक्शन हो रहा हो, जो जंक्शन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है उसे निगेटिव मानेंगे। तो आ कितना रहा है 15 एम्पियर आ रहा है, 10 और 5, तो प्लस 15 एम्पियर, जा कितना रहा है तो माइनस 15 एम्पियर, क्योंकि जो जंक्शन से दूर जाते हैं उसको माइनस लेके चलेंगे। तो यही ना 15 एम्पियर बाहर जा रहा है, तो इसे माइनस लेके चलेंगे, तो हो जाएगा कितना 15 एम्पियर और माइनस 15 एम्पियर, टोटल कितना हो गया 0 हो गया। तो समीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि या तो टोटल इनपुट इक्वल टू टोटल आउटपुट होना चाहिए, या फिर जंक्शन पर सम ऑफ ऑल करंट्स कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड केसीएल। ये किरचॉफ के द्वारा अपने फर्स्ट लॉ में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी। सो आई बात समझ में बाबू। चलिए मिटा रहे हैं इसे हम लोग। इस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे, थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल ज्यादा समझने वाला है। 3-4 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कुछ एनसीईआरटी का भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। मिटा रहे हैं इसे हम लोग। सेकंड देखते हैं बाबू। सेकंड नंबर है केवीएल। केवीएल का मतलब हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या सेकंड लॉ ऑफ लूप भी कहा जाता है। ये एल है, LOOP, इसको ठीक कर ले रहे हैं, ये लूप है, ठीक है ना। सेकंड लॉ ऑफ लूप भी कहा जाएगा। सो लूप का दूसरा नियम भी कहा जाता है इसे। अब देखिए क्या है, ये कहता है, ये वोल्टेज को लेकर के था, फर्स्ट वाला जो था वो करंट को लेकर के था। जैसे मान गए सपोज कीजिए कि यहां पर कोई सेल लगे हुए हैं,
एक सेल लगा हुआ है, यहां पर एक रेसिस्टर लगा हुआ है, एक रेसिस्टर यहां पे लगा हुआ है, ये आकर के और लास्ट में इसके साथ जुड़ जा रहा है। तो सपोज कीजिए यहां से ए बी सी डी ई और ए पे जाना है, तो यहां से कुछ ना कुछ वोल्टेज रिलीज होगा, वोल्टेज निकलना शुरू होगा, सेल का अपना वोल्टेज भी होगा, तो यहां से भी गया और फिर जहां चला वहीं पे पहुंच गया, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जहां से चला वहीं पे पहुंच गया तो कुछ तो चेंज हुआ ही नहीं, तो वहां पर चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां से निकला, जहां पे फिर वापस आया और फिर सेल के अंदर एंटर कर गया, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है फॉर क्लोज्ड लूप, फॉर क्लोज्ड लूप द चेंज इन पोटेंशियल, द चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, द चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, यानी कि ऐसे कह सकते हैं समीशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। टोटल जो चेंज इन पोटेंशियल होना चाहिए क्लोज लूप का वो जीरो होना चाहिए। ऐसे कह सकते हैं फॉर क्लोज लूप द टोटल चेंज, यहां पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप लोग, यहां पर टोटल चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? मस्ट बी जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब जहां से ऑब्जेक्ट चला या पार्टिकल चला या सेल से जो इलेक्ट्रिक करंट निकला, जहां से चला वहीं पे पहुंच गया, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कैसे? हम जानते हैं कि डेल्टा भी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, होता है ना। तो इसको अगर हम लिखे डेल्टा भी तो जीरो हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू कितना हो गया? डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू जीरो, यानी कि टोटल वर्क डन भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि इन दिस केस, कौन से केस? केबीएल के केस में द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन ऑल्सो बी जीरो, वो भी क्या होता है? जीरो हो जाता है। वर्क डन जो होते हैं वो भी टोटल वर्क डन होता है, वो भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब लूप क्या है? ये वर्ड जो आ रहा है लूप आ रहा है, लूप क्या होता है? ऐसे कह सकते हैं हम लोग क्लोज पाथ of an electric circuit, closed path of an electric circuit is called loop, उसे क्या कहा जाता है? लूप कहा जाता है। क्लोज पाथ हो गया, देखिए ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ई पर और ई से फिर सेल के अंदर चले गए, तो उसको क्लोज लूप कहेंगे। ये टोटल जो है इसको क्या कहेंगे? क्लोज्ड लूप कहा जाएगा इसे, ठीक है ना। तो क्लोज लूप के लिए समीशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो होना चाहिए, यानी कि टोटल पोटेंशियल में जो चेंजिंग आ रहा है वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तभी जाकर के केवीएल हो गया। केसीएल में क्या था? एक सिंगल पॉइंट पर यानी कि एक जंक्शन पर सम ऑफ ऑल करंट्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और यहां पर है कि किसी क्लोज लूप के लिए जो चेंज इन पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब एक्चुअली क्या है कि केसीएल किस पर डिपेंड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड था। और ये जो होगा इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्या होगा? बेस्ड होगा। याद रखिएगा केबीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है और केसीएल जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। आई बात समझ में? तो दो नियम क्लियर हुआ। केसीएल में क्या था कि टोटल इनपुट ऑफ करंट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट ऑफ करंट, या दूसरे लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया जा सकता है कि एट एनी जंक्शन द सम ऑफ ऑल करेंट्स मस्ट बी जीरो। कितना होना चाहिए? सम ऑफ ऑल करंट जीरो होना चाहिए। जो जंक्शन की तरफ जो करंट आते थे उनको पॉजिटिव वैल्यू दिया जाता था और जो जंक्शन से बाहर निकलते थे उनको निगेटिव माना जाता था। तो जितना आया उतना चला गया, तो जंक्शन के पॉइंट पर कितना वैल्यू रह गया? जीरो रह गया। अच्छा, केवीएल कहता है कि किसी भी क्लोज लूप के लिए
टोटल चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जब चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा तो जो वर्क डन होगा वो भी 0 होगा, यानी कि किस पर डिपेंड होगा, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड होगा। एनर्जी कंजर्व हो रहा है तभी तो वर्क डन 0 हुआ, एनर्जी कंजर्व हो रहा है, इसलिए देखो ना, जहां से निकला फिर से आकर के उसी में चला गया वापस, ऐसे कह सकते हो कि एनर्जी कंजर्व हो गया। ठीक है ना, सेल से निकला सेल के अंदर चला गया, सेल से निकला सेल के अंदर चला गया, फिर वापस, तो उसको क्या कहेंगे, कंजर्व हो रहा है ना, और वर्क डन भी 0 है, तो यहां पर कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये क्या है, डिपेंड है। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसका होता है न्यूमेरिकल। ये तो आसान है, बड़ा आसान है, इसका न्यूमेरिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझ पाना और समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। मिटा रहे हैं इसे, हम मिटा रहे हैं। अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन इसका देख लें हम लोग, यानी कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ नियम देखें हम लोग, नियम देखने चल रहे हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन होगा, चलिए देखते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो यूजफुल है वो है साइन कन्वेंशन। देखिए इसको क्या, किस तरह से इसको डील करने की कोशिश करेंगे, साइन कन्वेंशन। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन के लिए 2 3 4 5 बातों का ध्यान रखना, हाँ 2 3 4 5 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 2 ही 3 बात का ख्याल रखिए। एक फिगर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए सपोज कीजिए यहां पर एक सेल है, ठीक है ना, सेल से इलेक्ट्रिक करंट निकला, यहां पर रेसिस्टर है और फिर से ये वापस चला गया। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट निकला, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। इसका नियम फर्स्ट, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नंबर 1 में देखें आप, सिलेक्ट द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को सिलेक्ट कर लें, अपने मन में सोच लें या फिर शो कर दें। तो इलेक्ट्रिक करंट तो सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, ऐसे रेसिस्टर में इन किया, बाहर गया और जहां से चला था फिर वापस एंटर कर गया। दूसरा, सेकंड नंबर, सेलेक्ट द लूप को सेलेक्ट कर लें। लूप का मतलब क्लोज पाथ, तो यहां पर तो एक ही लूप दिख रहा है, बाद में एक से अधिक लूप भी देखेंगे हम लोग। थर्ड नंबर में आता है कि सेलेक्ट द पाथ ऑफ लूप के पाथ को भी सेलेक्ट कर लें। तो लूप के पाथ 2 तरीके से हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा हो सकता है क्लॉकवाइज। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसा पाथ सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मान गए हमने यहां से सिलेक्ट किया ऐसे, यहां से सिलेक्ट ऐसे करके ऐसे पाथ को हमने सिलेक्ट कर लिया, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जैसे भी जाए उससे मतलब नहीं है, आप अपने मन से पाथ का सिलेक्शन कर लें, आप अपने मन से पाथ का सिलेक्शन करें। देखिए इसको एक और फिगर बना देते हैं हम। यहां पर सेल था, ये पॉजिटिव और एक निगेटिव टर्मिनल, यहां पर एक रेसिस्टर लगे हुए थे और ये फिर वापस जा रहा था। इलेक्ट्रिक करंट यहां से निकला, ऐसे गया, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे, इलेक्ट्रिक करंट इन किया, ऐसे गया, ऐसे और फिर वापस चला गया। तो हमने एक क्लॉकवाइज सिलेक्ट किया था, एक सिलेक्ट कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एक ऐसे पाथ का सिलेक्शन हमने कर लिया। ठीक है ना, ये कौन सा है, ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। और ये जो दूसरा फिगर है इसको कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें देखें, एक क्लॉकवाइज फिगर हो गया, दूसरा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज के लिए सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज के लिए देखना ध्यान से। क्लॉकवाइज के लिए पहला जो लूप हमने सेलेक्ट किया था, आप देखो किधर से हम जा रहे हैं, यहां से एंटर किया ना हमने, ऐसे जा रहे हैं हमने, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो सेल में, इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को मत देखो, वो भूल जाओ। सेल के लिए इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को देखना जरूरी नहीं है, आपने जो लूप सिलेक्ट किया है उसके पाथ को देखने की कोशिश करें। रेसिस्टर के लिए इलेक्ट्रिक करंट को भी देखना जरूरी है, लेकिन सेल के लिए इलेक्ट्रिक करंट को देखने की जरूरत नहीं है आपको।
ठीक है ना। तो देखिए किसमें जा रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है। तो अगर 4 नंबर पॉइंट में लिख सकते हैं हम, मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर इन अ सेल, तो क्या होगा वहां पर, पोटेंशियल का गेन होगा। कम से अधिक की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल का क्या होगा, गेन होगा। तो उस कंडीशन में चेंज इन पोटेंशियल को हम पॉजिटिव लेकर के चलेंगे हम। अच्छा 5 नंबर में कि मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर, मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर इन अ सेल, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, ड्रॉप होगा, यानी कि पोटेंशियल की कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो वहां पर जो चेंज इन पोटेंशियल होगा उसको निगेटिव मान करके चलेंगे। क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, डजंट मैटर, ये दोनों नियम जरूर चलेंगे हम। अब देखते हैं क्लॉकवाइज के लिए, हम लोग सेल की बातें कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज के लिए देखते हैं। ये दोनों ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं हम, अच्छा रहेगा थोड़ा सा, ये मिटा दे रहे हैं हम लोग कि क्या क्या करना है, पाथ का सिलेक्शन कैसे कैसे क्या करना है, ये हमने मिटा दिया यहां से। अब देखो यहां पर हम चल रहे हैं, दो तरीके से समझते हैं, एक लिख रहे हैं सेल के लिए और दूसरी तरफ लिख रहे हैं रेसिस्टर के लिए। तो सेल के लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, बस पाथ ऑफ लूप देखिए। सेल के लिए पाथ ऑफ लूप देखिए, जबकि रेसिस्टर के लिए पाथ ऑफ लूप तो देखना ही है, साथ साथ पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देखना है, इलेक्ट्रिक करंट आई भी देखना है, लेकिन इसमें सिर्फ पाथ ऑफ लूप देखना है। अब देखिए क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव। सपोज कीजिए सेल है, ये है, हम किधर जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। तो हमने लिखा है कि मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर इन अ सेल, तो पोटेंशियल गेन होगा और चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वहां पर हम पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। अच्छा इसी सेल के पाथ को अगर चेंज कर दिया जाए, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, अब पाथ, ये पाथ जो है लूप का पाथ है। अब पाथ क्या हो रहा है, क्या बता रहा है कि आप पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, तो यहां पर चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। समझना, इलेक्ट्रिक करंट का कोई इसमें टेंशन नहीं है, लेकिन इसमें है सेल के लिए। सेल के लिए देखिए, सॉरी रेसिस्टर के लिए इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा सोचना जरूरी है, सेल के लिए इलेक्ट्रिक करंट ना सोचें। अब देखते हैं रेसिस्टर के लिए। तो रेसिस्टर में जब भी इलेक्ट्रिक करंट इन करेगा तो पॉजिटिव से निगेटिव ही इन करेगा, वो पॉजिटिव से इन करेगा और निगेटिव की तरफ निकल जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तब मान के रेसिस्टर हमने ऐसे बना दिया, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से किधर जा रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है। अब क्या करते हैं कि पहले पाथ बनाते हैं अपोजिट, ये पाथ हो गया, ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रिक करंट आई के लिए है और ये पाथ ऑफ लूप के लिए है। हमने यहां पर लूप का पाथ यूज किया। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट किधर, जब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वहां पर जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वहां पर क्या लेके चलेंगे, हम पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। हम यहां पर थोड़ा सोचने की बात है, यहां पर क्या था, केवल करंट के बारे में सोच ही नहीं रहे थे हम लोग, सिर्फ देख रहे थे पाथ के बारे में, लेकिन यहां पर दोनों देखना है। हम किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है पॉजिटिव से निगेटिव और पाथ क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव है, तो वहां पर चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे, और चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा प्लस आई आर लेकर के चलेंगे हम। वहीं अगर हम पाथ चेंज कर दें, जैसे यहीं पर देखो ना, ये पाथ ऐसे जा रहे हैं ना हम,
बता रहे हैं अभी। यहां पर देखिए पाथ उल्टा है ना, ये वाला उल्टा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है और ये जो पाथ आ रहा है ये इधर की तरफ आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। तो यहां पर जो चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिव लेकर के चलेंगे हम लोग। अब दूसरा कंडीशन आता है इसका, ध्यान से देखना एकदम, इसका दूसरा कंडीशन आता है कि मान गए कि सेल है, यहां पर सेल नहीं सॉरी रेसिस्टर है, और इसका पाथ हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। ये इलेक्ट्रिक करंट है जो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक करंट और पाथ दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इस कंडीशन में चेंज इन पोटेंशियल को हम निगेटिव लेके चलेंगे, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा -IR। तो दो चीजें ये ध्यान रखना कि जब भी हम लोग सेल की बात करेंगे तो सिर्फ आपको पाथ देखने हैं, और अगर हम रेसिस्टर की बात करते हैं तो पाथ के साथ साथ क्या देखना है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी देखना है। चलिए इसे मिटाते हैं हम, और जो फिगर बगल में दिया हुआ है देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिगर जो दिया हुआ है इसमें देखते हैं, इसको सॉल्व करने के हम लोग कुछ इससे क्वेश्चन निकाल करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आंसर दोनों में सेम आने हैं। सपोज करो ये 10 वोल्ट है, इससे इलेक्ट्रिक करंट समथिंग निकल रहा है, ठीक है ना, और रेसिस्टेंस का वैल्यू मान गए कि 2 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक करंट निकालिए, आई कैलकुलेट कीजिए। तो ये तो बड़ा आसान है कि चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो I इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल बाई R। तो कितना है 10 वोल्ट, और बाई R कितना है 2, यानी कि 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई हो रहा है। सो लेकिन इसको किरचॉफ्स लॉ के थ्रू हम देख रहे हैं, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ उसके थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए, तो यूजिंग, देखना बाबू ध्यान से, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ लॉ का यूज करके सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को देख लेना है, लूप सेलेक्ट कर लेना है और लूप का पाथ बना लेना है, अपने मन से बना लीजिए। या आई हटा दे रहे हैं यहां से, ये कितना था 10 वोल्ट था, ये कितना का है 2 ओम का है। देखिए दोनों में सेम आंसर आएगा। सो चलिए यहां से हम पाथ शुरू किए हैं, यहां से चल रहे हैं इधर की तरफ, तो यहां से शुरू किए हैं तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट मत सोचो, सेल की बातें कर रहे हैं तो सिर्फ पाथ देखेंगे हम। तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो जब माइनस से प्लस जाए सेल में तो वहां पर चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं +10 वोल्ट। अब यहां से आई इन किया, आई किया, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट ऐसे इन किया तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है, और पाथ जो है लूप का ऐसे जा रहा है ना, दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम हो तो वहां पर वैल्यू क्या लेके चलते हैं, माइनस लेके चलते हैं हम। याद रखना, जब इलेक्ट्रिक करंट का पाथ और लूप का पाथ सेम हो तो वहां पर चेंज इन पोटेंशियल क्या लेके चलेंगे हम, निगेटिव लेके चलेंगे। तो माइनस पोटेंशियल का फॉर्मूला V = IR, तो I के बदले में I और R के बदले में कितना है 2 है, यानी कि लिख सकते हैं -2I बराबर 0। टोटल सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कौन सा नियम यूज करके, KVL यूज करके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कि जहां से हमने चला फिर वापस उसी में आ गया तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 10 वोल्ट इज इक्वल टू कितना 2I, तो I इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5 एम्पियर आ गया। चलिए सेकंड फिगर के लिए, अब आप कहोगे कि सर फर्स्ट फिगर तो आसान है निकालना, अब सेकंड फिगर का निकाल करके बताइए। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो सेकंड फिगर के लिए भी चेंज इन पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए हम जा रहे हैं कि किधर, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो सेल में जब माइनस से प्लस जा रहे हो तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन हम किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
यानी कि -10 वोल्ट। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, यहां आए रेसिस्टर में पहुंचे हम, ऐसे पाथ जा रहा है ना, पाथ में रेसिस्टर में आए तो देखो रेसिस्टर कुछ ऐसे है, देखना, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है और ये जो पाथ का सिलेक्शन है, देखो यहां पर ये पाथ जो है इधर की तरफ आ रहा है ना, ये पाथ, ये देखो पाथ इधर आ रहा है, ठीक है ना, तो पाथ जो है ये इधर की तरफ आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट और लूप का पाथ एक दूसरे के अपोजिट हो तो वहां पर वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है। तो प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। तो -10 वोल्ट, आप प्लस आई का वैल्यू नहीं पता है, आर का वैल्यू कितना है 2 ओम है, इज इक्वल टू 0। तो -10 वोल्ट आप प्लस 2i 0, तो -10 वोल्ट -2i, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और v इज इक्वल और i इज इक्वल टू 10 बाई कितना हो जाएगा 2 हो गया, यानी कि 5 एम्पियर हो गया। यहां पर भी आपने देखा 5 एम्पियर ओम्स लॉ के थ्रू, किरचॉफ लॉ ने मतलब किरचॉफ ने अपना नियम से दोनों तरीके से भी प्रूव्ड करने की कोशिश की, कितना कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया। यानी कि पाथ का सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना, मिटा रहे हैं इसे हम लोग। अब क्वेश्चन और देखते हैं लोग, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सबसे लास्ट में एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो सबसे लास्ट में उसको देखेंगे हम लोग। तब तक कुछ समझते हैं, कुछ क्वेश्चन देख करके उसको समझने की कोशिश करते हैं दूसरा क्वेश्चन से। न्यूमेरिकल शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है ना। एक सर्किट बनाते हैं हम लोग। देखिए जैसे मान गए यहां पर एक 20 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, बैटरी वाला सेल है, वो वाला सेल नहीं है। यहां पर एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है 4 ओम का, ये आगे बढ़ा, यहां पर भी एक रेसिस्टर मिला इसे 2 ओम का, और वापस आते समय यहां पर भी रेसिस्टर मिला कितना 2 ओम, 4 ओम कर दीजिए, यहां पर मिला 4 ओम का। तो अपना सिंपल सा लॉजिक लगा लो। पहले ओम्स लॉ साहब ने इसे सॉल्व किया, तो ओम्स लॉ के थ्रू इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओम्स लॉ, तो ये सारे रेसिस्टर किसमें है सीरीज में है, तो सीरीज के लिए R इक्वल टू होता है R1 R2 और कितना हो जाएगा R3। तो R1 है 4 ओम, R2 है 2 ओम और R3 है 4 ओम। तो 4 4 8 और 2 कितना 10 ओम हो गया रेसिस्टेंस का। V कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू होता है IR और I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। तो V कितना है 20 है और R कितना है 10 है, कैंसिल हो गया, तो 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निकल तो गया। कि सेल कितना इलेक्ट्रिक करंट निकाल रहा है 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निकाल रहा है। ये तो ओम साहब का था। अब देखते हैं अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। आप किरचॉफ के नियम से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या था कि सिलेक्शन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। ये गया इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट आई, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट आई, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट आई और यहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट आई, पूरा आई। याद रखना एक चीज कि जितना आप सेल से इलेक्ट्रिक करंट निकाल रहे हैं, सेल के अंदर उतना ही इलेक्ट्रिक करंट उसे वापस भी कर देना। जितना इलेक्ट्रिक करंट आउटपुट हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक करंट उसमें इनपुट करने की भी कोशिश करें आप, नहीं तो गलत होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। आसान हो जाएगा इस मेथड से। चलिए अब अपने मन से सबसे पहला क्या था सिलेक्शन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को हमने सिलेक्ट तो कर लिया। अब दूसरा नियम क्या था सिलेक्शन ऑफ लूप। तो एक ही क्लोज लूप है तो क्या सिलेक्ट करना है इसमें। अच्छा थर्ड नंबर में था कि सिलेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लूप। तो आप यहां से चले ऐसे गए और ऐसे वापस आ गए। मान गया आप ए से चले बी पे आए, सी पे गए, डी पे गए और फिर ए पे वापस आ गए, ठीक है ना। ए से चले, बी से, सी से, डी से होते हुए ए पे आ गए।
अब बात है सेल की। इतना तो पता है कि केवीएल यूज करें तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो होने वाला है, समीशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल जीरो होने वाला है। अब कैसे जीरो होगा? सो सेल की बातें करें तो निगेटिव से पॉजिटिव, तो जब निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो आप सेल में, तो वहां पर चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव देगा। और वहीं पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो क्या वैल्यू देगा? निगेटिव देगा। तो पहले तो हम देख रहे हैं कि निगेटिव से किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा 20 वोल्ट। अब यहां पर आपने इन किया, रेसिस्टर में जहां आप इलेक्ट्रिक करंट इन करता है वो पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया। अब सेल तो खत्म हो गया, बच गया क्या हमारे पास? रेसिस्टर बच गया। तो रेसिस्टर में दोनों डायरेक्शन देखना है आपको। अब यहां से देखिए आप, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है ऊपर, यहां देखिए इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है और पाथ भी कुछ ऐसे ही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू निगेटिव लेके चलेंगे हम लोग। जब भी डायरेक्शन सेम हो तो निगेटिव लेके चलेंगे और डायरेक्शन अपोजिट हो तो पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। तब माइनस ये कितना है? यहां पर रेसिस्टेंस 4 ओम का और आई, तो चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? V इक्वल टू क्या? आई आर होता है ना, तो आई कितना है? आई तो यहां पर आई है और आर कितना है? 4 ओम का है। फिर आगे यहां पे आए हम, ठीक है ना, आगे बढ़कर किसमें इलेक्ट्रिक करंट आ ही गया। फिर देखो रेसिस्टर का कुछ पाथ ऐसे है, इलेक्ट्रिक करंट का पाथ ऐसे है और लूप जो है ऐसे जा रहा है। यहां पर देखो ये 2 ओम का है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव टर्मिनल है। फिर सेम डायरेक्शन, तो फिर माइनस आई इंटू 2। फिर नीचे हम आए, यहां पर आए, तो यहां पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट तो ऐसे आ रहा था और पाथ जो था ऐसे आ रहा था। फिर वहां पाथ भी सेम, तो सेम पाथ के लिए आई और इंटू 4 इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। आसान है। 20 माइनस 4i माइनस 2i माइनस 4i इज इक्वल टू 0। तो 20 माइनस 4 टू 6 4, 10i इक्वल टू 0। तो 20 इक्वल टू 10i और i इज इक्वल टू 20/10 यानी कि 2 एम्पियर। देख लो 2 एम्पियर, यहां पर भी क्या है? 2 एम्पियर आया। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते तो भी आंसर इतना ही आता। करके बता दें? चलो गुड, वो भी करके बता देते हैं कि टेंशन आप लोग का दूर हो जाए। इसे मिटा दे रहे हैं, ये पाथ को मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं? पाथ का सिलेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं हम। यहां से चल रहे हैं, ऐसे चलिए, ऐसे पहुंच गए हम लोग। आप कहीं से भी पाथ उठा सकते हैं, डजंट मैटर। अब यहां देखो, यहां आपको देखना है कि हम किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, तो सेल के लिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नहीं देखना है। अब इसका भी समीशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए सेल में चल रहे हैं, कहां से? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। सेल में देखो, सेल के लिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नहीं लेना। मैं बता रहा हूं बार बार कि सेल के लिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नहीं सिलेक्ट करना है, बस आप पाथ देखो, पाथ ऐसे जा रहा है ना। चलो सेल बना लेते हैं, यहां पर सेल है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, और मेरा पाथ ऐसे है। तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से निगेटिव जाए तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 20 वोल्ट। थोड़ा सा ऊपर गए, आगे बढ़े, तो यहां पर हमें रेसिस्टर मिला जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आ रहा था और हमारा पाथ ऐसे था। तो जब इलेक्ट्रिक करंट और पाथ दोनों अपोजिट हो जाए तो वहां पे वैल्यू प्लस हो जाएगा। तो भी निकालने का आई आर, तो आई 4 है और आई है और रेसिस्टेंस कितना है? 4 है, तो 4i हो गया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े हम, यहां पे आया हमने, तो देखा कि इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है और पाथ मेरा ऐसे है, फिर अपोजिट है, तो फिर प्लस कितना हो जाएगा? 2i। फिर यहां पे आए हम, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखो कि इलेक्ट्रिक करंट कैसा था, यहां पर रेसिस्टर, इलेक्ट्रिक करंट ऊपर जा रहा है और हमारा पाथ नीचे की तरफ है, फिर अपोजिट है, तो प्लस 4i। जब पाथ रेसिस्टर के लिए, जब पाथ मतलब इलेक्ट्रिक करंट का पाथ और लूप का पाथ डिफरेंट हो तो वैल्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे,
और सेम हो तो निगेटिव लेके चलेंगे। लेकिन सेल के लिए बस देखना है कि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है या निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो डेल्टा भी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो डेल्टा भी निगेटिव हो जाएगा। इक्वल टू 0 हो गया। तो -20, 4 और 2 6 और 4 10i इक्वल टू 0। तो -20 इक्वल टू -10i, माइनस से माइनस कैंसिल, तो i इक्वल टू 20/10 यानी कि 2 एम्पियर। अब आप देखो यहां पर 2 एम्पियर, यहां पर 2 एम्पियर और यहां पर भी 2 एम्पियर, यानी कि क्लियर इतना तो हो गया कि पाथ का सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन कैसा भी रहे, पाथ आप सिलेक्ट कर लें, उसी अनुसार से आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन सही आंसर आएगा। चलिए मिटाई से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। खूब अच्छे से समझना सबको, खूब अच्छे से ध्यान से समझो, सब समझ में आएगा। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, सो थोड़ा सा फिगर बड़ा बना के देख लेते हैं इसको। एक रेसिस्टर यहां जुड़ा हुआ है और एक यहां पर सेल जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या है, एक सेल जुड़ा हुआ है। अच्छा, फिर ये रेसिस्टर ऐसे, और यहां पर एक रेसिस्टर का कनेक्शन है और ये ऐसे है। एक रेसिस्टर यहां पर है, एक सेल यहां पर है, ठीक है ना। अब देखिए इसका वैल्यू है 80 वोल्ट, ये है 40 वोल्ट का, ये है 40 ओम का, ये भी है 40 ओम का और ये है 30 ओम का। कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करो, तो जाने कैसे इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट, हर एक रेसिस्टर का इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। इस 40 को इलेक्ट्रिक करंट कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को निकालते हैं। अब देखिए दो सेल हैं हमारे पास, तो या तो आप इससे I1 निकाल दो, इससे I2 निकाल दो, या इससे I1 निकाल करके दोनों तरफ दौड़ा दो, उसी को डिवाइड करके भेज दो। तो हमेशा ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, तो करंट जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलता है। तो I1 हो गया, रेसिस्टर में गया, यहां से I2 हो गया, इधर से I3 हो गया, ये I3, यहां पर भी I3, ये भी I3 और ये भी I3, और एक रिटर्न यहां पर कितना हो गया, I3 हुआ। अच्छा, अब यहां से जा रहे हैं, ये हो गया I2, ये हो गया I2 और रिटर्न हुआ I2, और इसमें इन कर गया कितना, I2, यानी कि I1 में 2 इन कर रहा है, तो I1 जो है वो I2 और I3 के बराबर है। तो यहां I3 और I2 को हटा करके यहां पर आप I1 लिख दें। याद रखना, जिस सेल से आप जितना इलेक्ट्रिक करंट निकाल रहे हैं उस सेल को आप उतना ही वापस कर दीजिए, रखना नहीं है, रास्ते में डिवाइड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको I1 हमने निकाला और इसमें I2 पहुंच गया, बाकी कुछ पहुंचा ही नहीं। हमेशा सेम वैल्यू जितना आप निकालते हैं उतना ही वैल्यू एंटर भी कराइए, तब जाकर के आपका आंसर सही आएगा। हो गया। अब लूप का सिलेक्शन करते हैं, हम अपने मन से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां से सिलेक्ट हम कर लेते हैं लूप का सिलेक्शन। क्या करते हैं, यहां से हम अपने मन से इसको लूप हम ऐसे घुमा दिए, आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, जैसे मर्जी हो वैसे घुमाइए, ठीक है ना। अच्छा, यहीं से सेल से चले हैं, माइनस से यहां से इन किए हैं और यहां पर पहुंच गए हैं, सो ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट लूप और ये हो गया सेकेंड लूप। तो फर्स्ट लूप के लिए देखिए, समीशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी 0। अब देखते हैं सेल में कहां से जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ मेरा पाथ दिखा रहा है, तो माइनस से प्लस जाए तो वैल्यू प्लस होता है। ये रेसिस्टर में आए हम ये रेसिस्टर देखिए, यहां पर रेसिस्टर है, इसमें I1 इन किया है और मेरा पाथ भी कुछ ऐसे ही है। यहां पर भी देख, दोनों पाथ सेम हो तो माइनस में वोल्टेज लेके चलेंगे, तो V = IR, I और R हो गया, I1 × 40। फिर इधर आए, यहां पर आए, तो यहां पर देखो रेसिस्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है, मेरा पाथ ऐसे है,
तो यहां पर भी पाथ सेम, तो माइनस हो जाएगा 30 इंटू I2 बराबर 0, फिर वापस चला गया, यानी कि 40 माइनस 40 I1 माइनस 30 I2 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखें, इसको उधर भेजिए चाहे इसको उधर भेजिए, तो 40 इजकल टू 40 I1 प्लस 30 I2। आप क्या करें, 10 कॉमन ले लें, तो 4 इजकल टू 4 I1 3 I2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 I1 प्लस 3 I2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इज इक्वल टू -4, सॉरी इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया, 4 इधर रह गया। चलिए अब सेकंड लूप की बात करते हैं, इस लूप की बात करते हैं। फॉर सेकंड लूप की बात कर ले, ठीक है ना। इसका भी पाथ सेलेक्ट कर लीजिए, ये 40 ओम है तो 40 ओम ऊपर कर दीजिए, 40 वोल्ट है तो 40 वोल्ट ऊपर रहने दीजिए। अब इसका सिलेक्शन हम यहां से कर रहे हैं, यहां से चले ऐसे आए और ऐसे वापस चले गए, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो इसका भी क्या होगा, समीशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल 0, तो माइनस से प्लस गए तो प्लस में होगा। फिर यहां पर आए ऐसे इन किया हमने, तो ये भी सेल ही है, तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं देखना। आप ये देखिए माइनस से प्लस गए तब प्लस 40 वोल्ट, यहां पर आए जब आप, तो ऐसे था, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे था, मेरा पाथ भी ऐसे था, तो सेम पाथ है, तो क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो माइनस भी का वैल्यू IR, तो I1 और इंटू R कितना है, 40 है। फिर वापस आए, जब इसमें आपने इन किया तो रेसिस्टर कुछ ऐसे था और हमारा पाथ जो था ऐसे था, पाथ भी सेम, तो माइनस कितना हो जाएगा, I3 इंटू 40 इज इक्वल टू 0। 80 40 120 वोल्ट माइनस 40 I1 माइनस 40 I3 इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर भेजते हैं, तो 120 इजकल टू 40 I1 प्लस 40 I3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, 40 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 3, और ये 40 I1 हो जाएगा कितना, I1 बच जाएगा, और 40 I3 बच जाएगा, सिर्फ I3 बच जाएगा। अब I3 के बदले में यहां से I1 बराबर कितना है, I2 प्लस I3 है, तो I3 बराबर I1 माइनस I2 लिख सकते हैं, तो I1 प्लस, इसको लिख दीजिए I1 माइनस I2 इजकल टू 3, I1 2I1 माइनस I2 इजकल टू 3, इक्वेशन सेकंड हमने मान लिया। कुछ जगह तो बचा नहीं है, तो इसे मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है ना। अब इक्वेशन तो मिल ही गया, तो इसे मिटा दे रहे हैं हम, ये खत्म हो गया। आप इस रेसिस्टर की कहानी खत्म करो, ये होगा। अब सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट 4I1 2I1, तो इसमें क्या कीजिए, इक्वेशन सेकंड में 2 से गुना कर दीजिए, तो हमारे पास हो गया 4I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4I1, 2 1 जा 2I2, और 2 में 3 से इज इक्वल टू 6, ये माइनस प्लस माइनस खत्म, 3 2 5I2 इजकल टू 4 में से 6 गया, -2 हो गया, ठीक है ना। तो I2 इज इक्वल टू -2/5, यानी कि -0.4 हो गया। तो I2 का वैल्यू निकल गया, I2 का वैल्यू कितना, -0.4 निकल गया, ठीक है ना। अब आगे वैल्यू पुट करते हैं, किसी एक इक्वेशन इसी को उठा लो या इसको, जिसको मर्जी हो इसी को ले लेते हैं। तो कितना है 2I1, अब माइनस I2 है, तो I2 का वैल्यू कितना है, -0.4 है, तो -0.4 इज इक्वल टू 3, तो 2I1 माइनस माइनस प्लस 0.4 3, तो 2I1 इज इक्वल टू 3, I माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.6, तो 2.6 और I1 इजकल टू 2.6,
अब बाई 2 यानी कि 1.3 एम्पियर हो गया। ये भी एम्पियर में आ गया। अब I1 निकल गया, I2 निकल गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, I3 निकालते हैं। तो I3 निकालने का आसान तरीका, I3 बराबर I1 माइनस I2। तो I1 कितना है 1.3 है, अब माइनस I2 कितना है माइनस 0.4 है। तो 1.3 या माइनस माइनस प्लस 0.4 यानी कि 1.7 एम्पियर का हो गया। I1 पता चल गया कि इस रेसिस्टर को कितना मिला। अच्छा, I3 पता चल गया और I2 पता चल गया, यानी कि पूरा आपको हर एक कॉम्बिनेशन का, हर एक रेसिस्टर का इलेक्ट्रिक करंट पता चल गया आपको। चलिए रहने देते हैं, और बाकी क्वेश्चन जो है आपके पास उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।